नमस्कार। डीपी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। सबसे बड़ी चिंता आम जनता की यही है कि क्या ये सत्र किसी हंगामे की भेंट चढ़ेगा, जैसे लगातार होता रहता है। लोग सवालों से ज़्यादा जवाब से ज़्यादा सवाल करके हंगामा खड़ा करना ही इस संसद में एक पुरानी परिपाटी के तौर पर अब विपक्ष अपना रहा है। किसी भी सरकार के सवाल के जवाब को वो सुनना नहीं चाहता। सरकार के जो उसने सरकार पर सवाल किया उसके बाद उसके जवाब का इंतजार किए बिना एक हल्ला शुरू होता है और फिर लोग चल देते हैं। लाखों रुपया जिस सत्र के लिए घंटों के हिसाब से खर्च होता है वो लोगों की नज़र में भी औपचारिकता बनकर रह जाता है। पिछले कुछ समय से लोगों को लगता है कि संसद का ये सत्र एक बस औपचारिकता होता है, क्योंकि सरकार जो फैसले लेना चाहती है वो लेती है। ऐसा नहीं है। आप सब लोगों को, जो भी आम आदमी लोकतंत्र की बात करता है, उसको संसद को गौर से सुनना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए। ये आपको इन तमाम न्यूज़ चैनल से बेहतर है कि आप उसको खुद लोकसभा टीवी पर या राज्यसभा जो संसद टीवी है उस पर जाकर देखें, तो ये समझेंगे कि वहां दिए गए जवाब ही इस देश के इतिहास का हिस्सा बनते हैं। वहां जो सरकार जवाब देती है वो उस पर सरकार की पूर्ण जवाबदेही होती है। यानी जो उसमें संसद में कहा गया शब्द है उसके एक एक शब्द को आपको पूरा करना होता है। लिहाजा जनता को भी बहुत सारे जवाबों की उम्मीद रहती है। वो भले ही सरकार के साथ खड़ी हो, सरकार को वोट देती है, अपने नेताओं पर यकीन करती है, लेकिन उसको भी कुछ ऐसे सवालों के जवाब चाहिए होते हैं जो विपक्ष के एक एजेंडे से अलग हटके होते हैं। यानी विपक्ष उनका अपने एजेंडे में इस्तेमाल न पाके उन सवालों को नहीं करता है, लेकिन जनता उम्मीद करती है कि कहीं ना कहीं से वो सवाल खड़े होंगे और उनके जवाब सरकार देगी। ये हम लोग उसको देखते हैं। अब अगर इस पूरे सत्र में देखें तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जरूर सवाल जवाब होंगे। आपको पता है कि विपक्ष की पूरी रणनीति ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल हो कि किस तरह से ऑपरेशन जो आतंकी हमला है पहलगाम में, उसमें सुरक्षा में क्या क्या चूक हुई, कैसे आतंकी पहुंच सके, और आज तक वो आतंकी पकड़े नहीं गए हैं। तो ये सवाल वो पूछ सकते हैं। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह ट्रंप ने घुसपैठ की है, ट्रंप जिस तरह से जवाब, जबकि भारत की जनता को अपने नेताओं पर पूरा यकीन है। मैं ये मान सकता हूं कि शायद ही कोई शख्स ये कहे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो अगुवाई में पाकिस्तान को जवाब दिया गया है उसमें कोई कमी रह गई हो। ऐसा कोई नहीं मान सकता है, क्योंकि देश की जनता कम से कम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक बात से एक मत होती है, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को जो जवाब दे रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। युद्ध विराम के वक्त आपने एक गुस्सा जरूर देश में देखा था, जो बीजेपी के समर्थकों के अंदर भी उतना ही मौजूद था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि इस बार वंस फॉर ऑल हो, यानी निर्णायक वार हो, और इस निर्णायक वार में पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाए जो उसको हमेशा उठते बैठते जागते और सोते हुए याद रहे। लेकिन वो जिस तरह से वो युद्ध विराम किया गया, उसके बाद जितने संदेह के बादल उठाए गए, उन सब का जवाब संसद में सरकार देगी, ऐसा लोगों को भी उम्मीद है। क्योंकि ट्रंप को जिस तरह से कहा जा चुका, वो फिर प्रधानमंत्री मोदी की फोन वार्ता हो जिसको उनके राजनयिक तरीके से जिसको ओपन किया गया, या फिर भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं वो अक्सर इसका जवाब देते रहे हैं। लेकिन जिस तरह नुकसान को लेकर सवाल उठते रहे हैं, उससे देश की जनता बहुत ज़्यादा उन सवालों को लेकर, मुझे नहीं लगता कि उन सवालों को लेकर उसको जवाब चाहिए, क्योंकि ये सब लोग मानते हैं कि अगर युद्ध होता है तो उसमें नुकसान होगा। लेकिन सरकार को ये ज़रूर क्लियर करना चाहिए कि आखिर नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। ये वंस फॉर ऑल जैसी स्थिति है, सरकार को उन सबका मुंह बंद करने की जरूरत है। हम इस पर चर्चा करेंगे, चूंकि जो बिल है वो किस तरह से पेश हो रहे हैं, उन बिलों में कोई ज़्यादातर टेक्निकल बिल्स ज़्यादा हैं, उनका सीधा इम्पैक्ट जिस तरह से आम आदमी की चर्चाओं में हो उस तरह का नहीं है। लेकिन हम इसमें बिहार विधानसभा का सत्र भी आज से ही शुरू हो रहा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ हम जस्टिस वर्मा, जो आज करप्शन की, अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की कोई तस्वीर बनाना चाहता है,
तो वो तस्वीर कहीं ना कहीं जस्टिस वर्मा के इर्द गिर्द जाकर ठहर जाती है। उस पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि उनके कैरियर पर अब महाभियोग का फंदा लगभग कस चुका है। उस पर भी उसकी जानकारी के साथ ज़रूर बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के मददगार उस युवा की बात जरूर करेंगे, उस बच्चे की जिसको अब सेना ने उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा अब अपने से ले लिया। जिस वक्त सेना ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ रही थी, उस वक्त एक छोटा बच्चा बहादुरी के साथ अपने घर से बर्फ, चाय, पानी वो लेकर सीमा का उस पर तैनात सिपाहियों तक पहुंचा रहा, देश के जवानों तक पहुंचा रहा था। उनको ज़रूरी नहीं कि ज़रूरत हो, लेकिन उस बच्चे के हौसले का सम्मान ये एक आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नज़ीर बने, उसी के लिए सरकार जो सेना अध्यक्ष जो सेना है उसने उनको लिया है। इसके साथ साथ अगर हम लोग तेजस्वी की राजनीति पर भी आकलन करेंगे कि आखिर तेजस्वी की राजनीति अब क्या है, क्योंकि एक अंतर आपको दिखाई दे रहा है। 2020 का चुनाव लड़ते हुए तेजस्वी और 2025 का चुनाव लड़ते हुए तेजस्वी में एक बड़ा अंतर है, और वो वापस अपने पिता की राजनीति की तरफ जा रहे हैं। क्या ये जीत के लिए एक ऐसे फार्मूले की तरफ लौटना है जो समाज में डिविसिव होता है? और ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि हाल फिलहाल में उनकी पार्टी के 2-3 नेताओं ने पूरे तौर पर जो सवर्ण जातियां उनको सीधे तौर पर गाली गलौच जैसी भाषा के साथ नवाजा, और उसका कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया, यानी कोई आधिकारिक तौर पर तेजस्वी की कोई टिप्पणी नहीं आई। तो इसको लग रहा है कि क्या वो अपने पिता के भूरा बाल तक वापस जाना चाहते हैं, उस राजनीति को करना चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज का विश्लेषण जो हम करना चाहते हैं वो केरल की राजनीति पर करेंगे। केरल में एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है जो एसएनडीपी के उस पर से है, जिसको वेल्लपल्ली जो है एक वहाँ के वेल्लपल्ली नटेशन जो है वो एसएनडीपी के हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उनके मुताबिक 2040 तक केरल मुस्लिम बाहुल्य हो जाएगा। अब ये चूंकि आप ये पूछेंगे एसएनडीपी क्या है या वेल्लपल्ली नटेशन कौन है, तो दरअसल कांग्रेस ने ये कहा है कि ये जो शख्स हैं, ये एजवा कम्युनिटी के एक शाखा है, उसके अध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं वेल्लपल्ली, और वहाँ की राजनीति में एजवा का आप ये समझ सकते हैं वो 25 से 30% वोट बैंक है। जो हिंदू वोटर्स वहाँ हैं उनमें 25 से 30% अकेला एजवा समुदाय है। तो उसका कितना अर्थ होता है और उसको क्यों सीपीएम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिस सीपीएम की पूरी राजनीति पूरे देश में सिर्फ एक शब्द के साथ वो शुरू करती है कि वो धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती है। लेकिन जब आप केरल की राजनीति पर गहराई से नज़र डालते हैं तो आपको लगता है कि धीरे धीरे सीपीएम जो है, कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ हिंदुत्व के सॉफ्ट रूप की तरफ जा रही है। यानी वो जो हिंदुत्व का जो चोला है उसको धीरे से ओढ़ रही है। उसके लिए उसने अपने पास नटेशन जैसी शख्सियत को इकट्ठा किया जो सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय पर अटैक करती है, और उसके बदले में उसके वोटों का फायदा उठाने के लिए, चूंकि बीजेपी वहां इतनी स्ट्रांग नहीं दिखती, लिहाजा वहां उसका फायदा सीपीएम को मिलता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है उसको इसलिए मिलता है क्योंकि वहां मिलने वाले मुस्लिम वोटर्स कम्युनिस्ट पार्टी को वोट नहीं करते हैं। पहली बात यह है, वो आईयूएमएल के पास जाते हैं या फिर अब कांग्रेस के पास जाते हैं। बहुत सारे ईसाई जो हैं, ईसाइयों का जो तीसरी बड़ी संख्या उनकी है, वो 15 से 18%, इतना किसी और राज्य में आपको, मतलब नॉर्थ ईस्ट के राज्य छोड़ दें तो ईसाइयों की इस तरह की संख्या नहीं मिलती है इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य में। तो वो भी बेसिकली कांग्रेस के वोटर वहां दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के जो सीपीआईएम या कम्युनिस्ट पार्टियों का जो बेस है वो हिंदू वोटर्स का है, उसके अंदर एक डिवीजन हो रहा है बीजेपी के आने से। तो वहां जातीय आधार पर क्यों जे पूरे देश में फासिस्ट ताकतों से लड़ने वाली और जातीय राजनीति का विरोध करने वाली कम्युनिस्ट पार्टियां किस तरह से केरल में अब इस जो हिंदुत्ववादी राजनीति है उसमें अपने पैर पसार रही हूं, उस पर मैं डिटेल के साथ चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग बताएं कि बिहार विधानसभा का सत्र भी अभी शुरू होने जा रहा है। बिहार विधानसभा के सत्र में भी
वही तमाम मुद्दे होंगे। एसआईआर का मुद्दा होगा, जिसको सबसे ज़्यादा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहा जा रहा है, यानी मतदाता सूची में, जबकि मतदाता सूची का लगभग 90% से ज़्यादा वो मिल चुके हैं चुनाव आयोग को। लेकिन ये एक एजेंडा तो है, और इसी तरह से लोकसभा में जब अभी इस मानसून सेशन में पूरी कोशिश ये होगी कि इस तरह के मुद्दे उठाए जाएं दिल्ली में भी, जिनकी गूंज बिहार की राजनीति में ज़्यादा सुनाई दे, यानी वोटों का एकत्रीकरण किया जा सके संसद में भी उठाए गए मुद्दों से। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्या प्रधानमंत्री जवाब देंगे, लेकिन अभी तक का जो संदेश है वो तो यही है कि राजनाथ सिंह उसका जवाब देंगे। विपक्ष इस पर हल्ला लगातार करेगा कि उसको इन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री से चाहिए। लेकिन मैं भी एक अगर इस देश के उन नागरिकों की तरह हम सोचें कि किन सवालों के जवाब संसद को इस बार देने चाहिए, तो मेरी नज़र में ये सबसे पहला बनेगा कि पुलों पर जवाब देना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा पुल और गड्ढे, एक्सप्रेसवे पर बहती हुई नदी, और शहरों में जिस तरह से पानी, एक मानसून जिसका हमेशा से भारत की ज़िंदगी में एक सबसे अहम हिस्सा है। भारत के इतने खूबसूरत बनने, इसके खुशहाल होने के पीछे मानसून का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उसी मानसून के आने पर जिस तरह की दुश्मनी सड़कों पर दिखती है, ये सब सरकारों की देन है, ये सब नेताओं और भ्रष्ट बाबुओं की देन है। तो उस पर कोई सवाल ज़रूर होना चाहिए कि आखिर पुल क्यों टूट जाते हैं। आप सड़क पर जा रहे हो, किसी नदी पर बने हुए पुल से आप परिवार के साथ छुट्टी बिताने जा रहे या किसी आवश्यक काम के साथ, अचानक पुल टूटता है और आप गाड़ी सहित, अपने परिवार सहित नदी में समा जाएं, यानी काल के गाल में चले जाएं, तो आपको सवाल पैसे का, सवाल उसका नहीं आता। सवाल ये आता है कि सरकार कहाँ है। क्योंकि रोम तब तक रोम रहा जब तक सड़कों पर रोम रहा, यानी जिस तक सड़कों पर रोम की ताकत रही। लेकिन ये लगता है जैसे इस पार टूटते हुए पुल ये सवाल कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी से सवाल हो रहे हैं कि आखिर पुलों का जो 2016 में कहा गया था, तमाम पुलों की ऑडिट होकर उनकी जो समाप्ति तिथि है वो लिखी जाएगी और उसका चेंज होगा, वो उस वादे का क्या हुआ। ये गड्ढा, एक एक गड्ढे का पैसा लिखा जाएगा, वो कैसे होगा, वो आखिर कहाँ चला गया, कि किस तरह सड़कों पर गड्ढे हैं, किस तरह से जो उनके ठेकेदार हैं, एक जो करप्ट सिस्टम है उसको तोड़ पाने में क्यों विफल है, और उस पर सरकार क्या कर रही है, ये जवाब मुझे लगता है इस सेशन में जरूर आना चाहिए। क्योंकि इस वक्त बहुत सारे जिलों में आपने देखा कि सड़कों पर मछलियां तैर रही हैं। अगर राजस्थान के शहरों में आप देखिए, जिन शहरों में कभी पानी की कमी होती थी, वहां आज सड़कों पर लोग मछलियां पकड़ रहे हैं। तमाम सैकड़ों सड़कें बंद हैं। पहाड़ों में, पहाड़ी राज्यों में आप ये मान सकते हैं कि ठीक है, चलिए आप वो प्रकृति का नाथ नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ जिन शहरों में आपका जो सिस्टम है, जिसके लिए आप हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं या पानी में ही डुबो देते हैं, वो आखिर उसका कब मिलेगा, ये एक सवाल होना चाहिए। मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर पर ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि आखिर वो अब तक हत्यारे पकड़े क्यों नहीं गए, वो आतंकी जिन्होंने गोलियां चलाई थी वो कैसे अंदर तक आए थे। इस पर सरकार को एक अपना जवाब देना चाहिए। जनता उसकी बातों पर यकीन करती है, जनता उसके साथ खड़ी है, लेकिन जनता को ये जानने का हक है। मुझे एज ए रिपोर्टर लगता है कि ये सरकार को जवाब देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम करें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयर इंडिया की बात करें, एयर इंडिया जिस तरह एयर इंडिया विमान दुर्घटना हुई है, इसमें आखिर हुआ क्या है और किस तरह से वेस्ट की जो ये तमाम अखबार मीडिया जो है भारत पर हमले कर रहा है, उसका क्या जवाब हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ इस देश में ऐसे यूट्यूबर्स की भरमार है जो कभी पत्रकार के आंचल में काम किया करते थे। ये कहते हैं कि साहब वेस्ट का मीडिया देखिए, वेस्ट का मीडिया देखिए। अगर आप वेस्ट का मीडिया देखेंगे तो वो कोई दूध धुला नहीं, वो बेसिकली किसी कंपनी, किसी राष्ट्र या अपने ही यहाँ किसी पार्टी का हित पूरा करते हैं। ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से है। भारत से सबसे ज़्यादा घृणा करते हुए आपको वहाँ के बहुत सारे वाइट सुप्रीमेसिस्ट ज़्यादातर मीडिया में दिखाई देंगे, जो इस बात के लिए निश्चित रहते हैं कि भारत एक तो महाभारतीय, जिस तरह का टफ चैलेंज जिस भी देश में गए अपनी मेधा और शक्ति के साथ, तो वो भी उनको बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि इनका सोर्स पूरा भारत की तरफ से है। वो जो नॉलेज का ब्रेन ग्रेन जिस तरह कहा करते थे कि ब्रेन ड्रेन है, अब वो ब्रेन गेन के तौर पर जो भारत अपने आप की ताकत को बाहर स्थापित कर रहा है वो भी चुभता है। लिहाजा वो भारत के हर चीज़ को नीचे दिखाना, और एआई जिस तरह से एयर इंडिया विमान हादसे में इस तरह की खबरें, वो जो हाफ बेक्ड खबरें बनाई गई, वो इसलिए बनाई गई कि वो हजारों करोड़ की कंपनियां जो वहाँ विदेशों में स्थित हैं, उनकी बजाय आप उन पायलटों पर अपना ठीकरा फोड़ दें, ताकि जिनकी पूरी जिंदगी का कैरियर बेदाग रहा हो। इस वाले में भी एक
1 महीने बाद वो रिटायर होने वाले थे। इस तरह की चीज़ों वाले इतने एक्सपीरियंस कैप्टन्स पर और पायलट पर अगर वो अखबार हमला करते हैं, वो भी आधी खबरों के साथ, जिनको उनके देश के एक्सपर्ट ही रिजेक्ट करते हैं, तो ये एक एजेंडा है। तो भारत सरकार अगर इसको जवाब देती है तो मुझे लगता है कि वो बेहतर सुनाई देगा। महंगाई को लेकर हालांकि सरकार ने कहा कि ये सबसे कम मुद्रास्फीति है, 2.1 के करीब उन्होंने बताया, लेकिन अभी तक आपको जो महंगाई है उसका सवाल, आखिर ये महंगाई का रिश्ता क्या है? वो गिर रहा है, तेलों की कीमत गिर रही है, वो कम नहीं होती। इस पर भी मुझे लगता है कि सरकार को करना चाहिए। साथ ही बजट के जो वादे हैं उनके बारे में कितने पूरे हुए, क्या नहीं हुए, ये जनता जरूर जानना चाहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। अब हम लोग दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि विश्लेषण हम इसके बाद शुरू करेंगे कि किस तरह से अब संसद जो है ये कर चुकी कि जो वर्मा, जिस तरह से यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट भागे हैं याचिका लेकर, ये अब सुप्रीम कोर्ट उनको रोकेगा या नहीं रोकेगा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही सीजेआई ने ही सिफारिश की थी, तो लिहाजा उस पर बातचीत करना मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद उसको ना करे। लेकिन जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने एक बात तो साफ कर दी कि अब महाभियोग के लिए जो आवश्यक हस्ताक्षर हैं वो लगभग हो चुके हैं, वो इस सेशन में लाया जाएगा, ये भी कंफर्म हो चुका। और करप्शन पर जो भ्रष्टाचार का एक तस्वीर बन रही है, जो जस्टिस वर्मा का चेहरा उसमें उभर के आता है, उस पर और उसके साथ किस तरह से न्यायपालिका की ओवर रीच पर बात हो, ये उस मुझे लगता है बहस में जरूर आना चाहिए जब महाभियोग के लिए ये तैयारी होगी। चूंकि लोकसभा में मिनिमम 100 लोगों के समर्थन, उसकी साइन की जरूरत होती है, और राज्यसभा में 50, अगर अपर के सदन की बात करें तो अब ये लगता है कि ये सब कर देगा। साथ ही साथ ये जरूरी है कि भारत सरकार और उन लोगों के, तमाम पार्टियों के साथ बैठ के ये तय करे कि माय लॉर्ड, ये कोलिजियम सिस्टम अब बंद कीजिए, क्योंकि 245 परिवार, 246 परिवार इस देश के संविधान की किस्मत हर बार नहीं इंटरप्रेट कर सकते। वो इस देश के लोगों की ये जो साहबी जो विरासत चली आ रही है, राजनेताओं पर जिस तरह के आरोप लगते हैं, उससे कहीं ज्यादा गंभीर आरोप तो ये हो सकते हैं, क्योंकि राजनेताओं में तो कई बार कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनते देखते हैं, खासतौर से इस सरकार में तो बहुत देख लिया आप लोगों ने। लेकिन आप इस तरह के कितने फैसले आपको मिलते हैं इतने जस्टिस में, जो 2040 फैमिलीज के आसपास, यानी 1975 में सीनियर चंचूड़ होंगे और 2020-22 में जूनियर चंचूड़ होंगे। ये एक लाइन से आपको दिखाई देता है, ये हाईकोर्ट्स के बहुत सारी उनमें दिखेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर बात करनी चाहिए। जस्टिस वर्मा के बहाने ये एक बड़ी तैयारी हो सकती है कि सरकार दुनिया के इस अनोखे अपने लिए तैयार किए गए जुडिशियरी सिस्टम को थोड़ा सा जनतांत्रिक बनाए और जनता के प्रति जवाबदेह बनाए, क्योंकि वो जो कह दें और वो जिस आड़ में रखें, उसको भी सरकार सिर्फ इसलिए ना कर पाए क्योंकि उन लोगों ने एक सिस्टम कॉलेजियम तैयार किया हुआ है जिसको उन्होंने एनजेसी को रोक दिया गया था। मुझे लगता है उस पर जरूर बात करनी चाहिए। और अब हम लोग बात करते हैं कि जस्टिस वर्मा के बाद कोशिश करते हैं कि उस पर बात करें। आखिर तेजस्वी की, माफ कीजिए, तेजस्वी से पहले मुझे लगता है कि हमको केरल पर बात करनी चाहिए। केरल में इस तरह के ट्रेंड तो लगातार आ रहे हैं, जो भी धर्मांतरण की कहानियां हैं वहाँ जुड़ती है, आईएसआईएस के सबसे ज़्यादा लोग वहाँ जुड़ते हैं। सबसे पहले वहाँ पीएफआई का जो सबसे बड़ा नेटवर्क था वो वहाँ दिखाई दिया। सबसे ज़्यादा हिंदू कार्यकर्ताओं को जिस तरह हिंसक तौर पर मारा गया, हाथ पैर काट के, वो वहाँ दिखाई देता है। ये तमाम चीज़ें आपको केरल में दिखती हैं। और केरल में ये जो मुस्लिम आबादी है वो 24 से 26% वहाँ है। उस आबादी के अचानक इतने ज़्यादा होने की बात करने के बाद नटेशन पर जिस तरह से कांग्रेस ने हल्ला बोला है, और उस हल्ले की गूंज में अगर आपको सुनाई देता है, वो ये सुनाई देता है कि कम्युनिस्ट पार्टी इसके पीछे है। यानी हिंदुओं की जो इस तरह की बात है, हिंदुओं का जो डर है या जो लोग हिंदुओं के डर की बात करते हैं, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी पीछे से उसकी मदद कर रही है। अब ये क्या करते हैं, पहले उन बयान पर जाते हैं कि मुसलमान राज्य में एक अजेय शक्ति बन गए हैं। जो भी पार्टी सत्ता में आती है, मुस्लिम धर्मगुरु विशेषकर कांथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार सरकार में हस्तक्षेप करते हैं, उनके सामने झुकती स्थिति ऐसी है कि किसी भी सुधार को लागू करने से पहले मल्लपुरम, यानी जो सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य जिला है, वहां से अनुमति लेनी पड़ती है। ये ऐसा आरोप वेल्लपल्ली नटेशन ने दावा किया कि अब इतनी प्रभावशाली स्थिति में कि वो राजनीति को तय कर रहे हैं। अब उसको अगर हम लोग देखें कि ये है क्या,
आखिरकार केरल की जो सांप्रदायिक राजनीति है, जातीय आधारित राजनीति है, उसमें क्या है, सीपीआईएम, आईयूएमएल और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो चल रहा मतदाता का ध्रुवीकरण, उस पर हम लोग आज करेंगे। केरल की राजनीति का कोई भी विश्लेषण बिना एजावा समुदाय और एसएनडीपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो इनको अगर दरकिनार करके आप करते हैं तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं, अधूरा होता। वेल्लपल्ली नटेशन एसएनडीपी के महासचिव हैं और वो जो इनकी सोशल उसके साथ चुनाव गणनाएं हैं, मतलब चुनाव वो सामाजिक अपनी जिंदगी का जीवन का उनका एसएनडीपी का रोल जो है वो सामाजिक जीवन में एजावा के उसमें है, लेकिन चुनावी गणनाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि किसी को गैर मुस्लिम और गैर ईसाई ओबीसी में अगर किसी को वोट चाहिए तो उसमें एसएनडीपी और वेल्लपल्ली नटेशन का रोल आता है। 2010 के अगर हम लोग देखें, 2010 से ही एसएनडीपी और विशेषकर वेल्लपल्ली की भूमिका इन तीनों के इर्द गिर्द रही है, सीपीआईएम, बीजेपी और आईयूएमएल है। और उनके जो मुस्लिम जो तनाव जो बयान है अभी हाल फिलहाल में मुस्लिम समुदाय को दिए गए बयान जो हैं, वो सामाजिक तनाव के लिए नहीं, वो वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए है, और जिसका मकसद आईयूएमएल को घेर के बल्कि सीपीआईएम के लिए, जो सीपीआईएम है उसके लिए गैर मुस्लिम वोटों का जुड़ाव करना है। अब आप सीपीआईएमएल को ये देखते हैं कि ये मजबूरी क्यों है। दरअसल सीपीआईएम यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हमेशा धर्मनिरपेक्ष दिखाती है, वर्ग संघर्ष आधारित पार्टी करती है, लेकिन केरल की चुनावी हकीकत आप वर्ग से नहीं बल्कि जाति धर्म से करते हैं। कहीं भी देश में, यहाँ इस देश में वर्ग से आपको नहीं मिलता ज़्यादा। जैसे मुस्लिम समुदाय की तरफ गौर करें तो ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ गठबंधन है और केरल के मुस्लिम मतों पर यह कंप्लीट नियंत्रण है, चाहे मल्लपुरम हो, चाहे कोझिकोड हो, कासरगोड, वायनाड, पालक्काड जिलों में। ये जिले जो उत्तर केरल के कहलाते हैं और मुस्लिम आबादी कई जगह पर 50% से ज्यादा है। सीपीआईएम को मुश्किल से 5 से 8% वोट मिलते हैं, वो भी जब स्थानीय उम्मीदवार वामपंथी मुस्लिम हो, जैसे मल्लापुरम की कुछ पंचायतें हों। इसके अलावा उसका कोई भी जो वहाँ पैर नहीं करता है। अगर हम लोग ईसाई समुदाय की बात करते हैं तो वो कांग्रेस और केरल कांग्रेस के साथ है। मध्य और दक्षिण केरल में कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम में ईसाई समुदाय प्रभावशाली है। इन जिलों में केरला कांग्रेस जो एम है उसी को अक्सर कांग्रेस गठबंधन में उसी को वोट मिलते हैं, ईसाई वोट, और वही कुछ कांग्रेस को मिलते हैं जो चूंकि इसको आए हुए वोट हैं। सीपीआईएम जो है वो हमेशा से ईसाई वोटों के लिए भी संघर्ष करता है। इन समुदाय में भी उसका वोट परसेंटेज कितना जाता है, आप हैरान होंगे, 8 से 12% तक उसको वोट मिलता है। यानी मुस्लिम में वो 5 से 8 पे सिमटती है और वहां जाकर वो 8 से 12% तक जाती है। तो फिर जीतती कैसे, ये सवाल आता होगा। दरअसल जो एजावा कम्युनिटी है ये केरल की कुल जनसंख्या का 23 से 26% है, मतलब हिंदुओं का बहुत जबरदस्त हिस्सा इसमें है। और ये समुदाय ओबीसी वर्ग में आता है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है लेकिन बहुत ही संगठित है। एसएनडीपी के योगम के माध्यम से ये इजावा जो कम्युनिटी है ये मुख्यतः सीपीआईएम को वोट करती है। लेकिन 2000 के बाद इसमें डिवीजन होने लगा। इसमें बीजेपी ने ओबीसी राजनीति और एसएनडीपी के साथ अपनी एक जो गठबंधन की राजनीति शुरू की, उससे बीजेपी ने गठजोड़ शुरू किया। अब ये लगातार बीजेपी का जब वोट बैंक बढ़ता है तो सीधे तौर पर अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं वो जाता किसका है। वो जाता कम्युनिस्ट पार्टी का है, क्योंकि कांग्रेस को चोट पहुंचाने की स्थिति में नहीं थी बीजेपी। अब पिछले कुछ समय से ये हुआ है क्योंकि जिस तरह से वक्फ बोर्ड का आपको पाबंदी वाला मामला शुरू हुआ था, उसके बाद से ही बीजेपी को जो कुछ ईसाई, चूंकि वहां बहुत ही जो दुनिया के सबसे प्राचीनतम ईसाई समुदाय हैं, यानी जो अपने देशों में खत्म हो गए जहां मूल रूप से थे, जैसे सीरिया की स्टाइल है, तो अब सीरिया और तमाम चीजों में वो आपको नहीं दिखाई देते हैं, तो वो जो है यहां आपको मौजूद होते हैं। वो अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनको जो मुस्लिम समुदाय का जिस तरह का एग्रेसिव कैंपेन है दावा का, यानी उनकी लड़कियों का कन्वर्जन करना, उनका कन्वर्जन करना, उसके बाद से आप देख रहे हो और वक्फ प्रॉपर्टीज ने उनको बीजेपी की तरफ मूव किया है। तो ये बात इस समय सीपीआईएम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा दिख रही है। तो उसने ये सारी चीजें, अच्छा दलित और पिछड़े वर्ग में, जो दलित और दूसरे पिछड़े वर्ग हैं उनमें पुराया पार्लिया से सीपीआईएम को समर्थन मिलता रहा, लेकिन यह समर्थन
हमेशा की तरह स्थायी नहीं है। इसमें कांग्रेस की तरफ भी चले जाते हैं, कुछ बीजेपी की तरफ भी आते हैं। अब जो एसएनडीपी या वेल्लपल्ली है, क्यों उसके जवाबों का विरोध नहीं किया गया? क्योंकि ये सीधे तौर पर उससे नहीं मिलते हैं, लेकिन राजनीतिक उपयोगिता हमेशा इस तरह से आती है कि आप यहां बयान देते हैं, फायदा वहां होता है। तो एसएनडीपी ने बीजेपी के साथ जो भारत धर्म जनसेना पार्टी गठित की थी, लेकिन 35 सीटों पर चुनाव लड़के एक भी नहीं जीता, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक 10.8 तक यानी लगभग 11% पहुंच गया, जो एजावा वोटों का मूवमेंट था। 2000 विधानसभा 21 तक एसएनडीपी का बीजेपी से थोड़ा मोह भंग हुआ और सीपीआई ने चुपचाप एसएनडीपी के साथ संवाद शुरू किया, क्योंकि वो समझने लगी कि अब उसको ओपनली थोड़ा हिंदू संगठनों की जरूरत पड़ेगी, और फिर एजावा वोटर्स सीपीआईएम की तरफ थोड़ा थोड़ा जाने लगे। और यही वो चुनाव था 2021 का, जिसमें जो इतिहास को तोड़ा, यानी दोबारा से वापसी की, नहीं तो एक बार यूपीए और एक बार एनडीए, वो माफ कीजिएगा एलडीएफ और यूडीएफ का वहां वापसी का रहा। और दोबारा से जब पार्टी आई, बहुत निराशा कांग्रेस को हुई, और खासतौर से राहुल गांधी ने इसको व्यक्तिगत तौर पर एक झटका माना, क्योंकि जो 99 सीटें सीपीआईएम को मिली और एजावा बहुल्य सीटों में वो बहुत सारी सीटें अपनी बचाने में कामयाब हुई। अब जो बीजेपी से अगर ये अलग होता है तो क्या होता है? तो क्योंकि बीजेपी से अगर अलग हुआ तो ये नुकसान हुआ। 2016 में जिन इलाकों में बीडीजेएस के नाम पे एजावा वोट बीजेपी को मिले, तो 2021 में वो वापस लौट गए थे। हालांकि 2024 में बहुत बेहतर बीजेपी ने उन तमाम जगह पर किया है, यानी ये अलग है। लेकिन चूंकि जब तक वो पार्टियां और संगठनों के रिश्ते होते हैं, तब तक हम उसके आधार पर एनालाइज करते हैं। बीजेपी का वोट शेयर 11 पॉइंट से बढ़ के 12.36 रहा, पर जमीनी सीट पर उसको शून्य मिला था, लेकिन वो बढ़ गया था। और जो अब मुस्लिम विरोधी जो लड़ाई है, वो आप अपने सामने से करते हुए भी नहीं दिखना चाहते, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में अपने आप को सेकुलर पार्टी घोषित करना चाहती है बीजेपी फासिस्ट ताकतों के सामने। लेकिन आपको एक ऐसा संगठन चाहिए जो बीजेपी विरोधी, मुस्लिम विरोधी बयान देता रहे और आपके लिए वोट इकट्ठा करते रहे। तो एसएनडीपी वही करता है, और यही चूंकि कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस और आईयूएमएल को यही परेशानी अब खड़ी हो सकती है, क्योंकि एसएनडीपी अगर ये मुस्लिम वोट का डर खड़ा करता है, तो जो कांग्रेस को मिलने वाले जो क्रिश्चियन वोटर्स हैं प्लस जो दलित वोटर्स हैं, उनमें सेंध लग सकती है। वो ये जानते हुए कि बीजेपी अभी राज्य में सत्ता हासिल करने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा वो बचाव के लिए सीपीआईएम की तरफ जा सकता है। ये एक रणनीति है जो दिखाई दे रही है। और कांग्रेस के से मध्यम वर्गीय वोटर अब जो 2040 तक जो केरल के मुस्लिम होने का बयान है, ये वो आईयूएमएल पर जो उसका डर है वो दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से वो मुस्लिम इतनी ताकतवर हो गए। और उसके कई उदाहरण अभी मिले हैं। आपको मालूम है, मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो आपको बताया था कि किस तरह से शिक्षा में कोशिश की गई कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, उन सबको फेल किया गया, वापस लेने पड़े वो फैसले कम्युनिस्ट पार्टी को। अभी जुम्बा डांस को लेकर जरूर कम्युनिस्ट पार्टी टकराती दिख रही, तो उसका कारण भी यही हिंदुत्ववादी वोट हासिल करना है। और एसएनडीपी जैसे हिंदू एजावा संगठनों के साथ अपनी एक जो एक साझेदारी है या जो एक समन्वय दिखना है, वो उसकी तरफ है। अब वो ये एजावा समुदाय की संरक्षक दिखना चाहती है, साथ ही धर्मनिरपेक्ष ताकत भी दिखाना चाहती है, ताकि ओबीसी वोटर्स को और जो वोट है वो उसको अपने साथ लाना चाहती है। बीजेपी को इररिलेवेंट बनाने की कोशिश है, एसएनडीपी को इतना ज्यादा भाव देना चाहती है। चूंकि एसएनडीपी अगर एजावा वोटों को रोक पाता है, तो मुझे लगता है कि ये उसके दिक्कत उसकी सीपीआईएम की कम होंगी, वरना सीपीआईएम एक जो है पूरे तरह से उसके इस बार न केवल एंटी इनकम्बेंसी 2 बार की झेल रही है, साथ ही साथ हिंदू वोटरों के पलायन का खतरा भी उसको हो रहा है। अब अगर हम लोग ये देखते हैं कि आईयूएमएल क्यों इतनी ताकतवर होती है उन इलाकों में, हम पिछले कुछ चुनाव का देखें, 2021 में आईयूएमएल ने 17 सीटें जीती थी, 8.27 का शेयर था यूडीएफ में। आप ये सोचिए, शेयर लगातार बढ़ रहा है। 2016 में आईयूएमएल ने 18 सीटें जीती थी और 7.4 वोट शेयर, जबकि अगली बार ये 8.27 होता है। यानी जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे आईयूएमएल की ताकत बढ़ रही है, और इसी तरफ वो इशारा है। अगर हम 2011, 2006, 2001 में देखें तो 17-18 सीटें हैं और 7.3 से 7.9 का वोट शेयर रहता है।
और लोकसभा चुनाव देखें तो 2024 में उसके पास 2 सीट थी, वो कंटिन्यू 2004 से वो 2 सीटें लगातार जीतती आईयूएमएल, और उसका 2024 में जो वोट शेयर था 6.07 था, जो अब तक का सबसे ज्यादा वोट शेयर है उसके पास केरल के। उसमें देखें केरल में आईयूएमएल का प्रदर्शन हम देख रहे हैं, 2019 में भी 2 सीट है लेकिन 5.48 है, और 2014 में 4.54 था। इससे पहले भी वो 5 एक बार रही है, 5.07, लेकिन आईयूएमएल हमेशा इन 2 सीटों पर जीतता रहता है और उसका वोट शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है। वोट शेयर विधानसभा में उसका ज्यादा होता है। अगर आप एसएनडीपी की वो ताकत देखें जो 23 से 26% दिखाई देती है, तो ये मुख्यतः मध्य और दक्षिण केरला के इलाके हैं, जैसे अलापुजा है, एर्नाकुलम है, कोट्टायम है, त्रिशूर है, पठानीमठम है, मिठट्टा है, पठानीमठट्टा, और उसके अलावा कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, इडुक्की जिलों में है। ये दिखाता है कि यहाँ एजवा दोनों पार्टियों का भविष्य तय करते हैं, यानी यूडीएफ का भी, सीपीएम का भी, और 2016 में इन्हीं इलाकों में जो एसएनडीपी बीजेपी गठबंधन ने वोट शेयर किया था। तो ये एक ऐसी गुप्त संधि की मुलाकात है जो मुझे लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी गुड़ भी खाना चाहती है और गुलगुलों से परहेज करना चाहती है। 2016 में जब एसएनडीपी ने बीजेपी गठबंधन के साथ बीडीजेएस पार्टी बनाई थी, तो बीजेपी को 10% शेयर वोट मिल गया था, और मैंने बताया कि वोट जरूर बढ़ा, लेकिन उस समय प्रभाव जो मुस्लिम वल्लभ के बाद मुस्लिम जिससे सीपीआईएम को मुस्लिम वोटों को विरोध के तौर पर, कि वो मुस्लिम जो एक बढ़ रहा है समुदाय का प्रभाव, उसको रोकने की कोशिश में ये एक बड़ी चीज़ है। तो मैं इसको यही कह सकता हूँ कि इस शब्द में आप जो है इस राजनीति के इस चेहरे को पहचानिए कि किस तरह से केरल में राजनीति अब बदल रही है। बीजेपी के लिए शशि थरूर क्या करेंगे, शशि थरूर क्या कर सकते हैं, इस पर बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि जो हिंदू कम्युनिटी है वहाँ उसके अंदर उसकी स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ रही है कांग्रेस की, और शशि थरूर उस मध्यम जो मिडिल क्लास का हिंदू है उसके लिए एक लीडर हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस मुख्यतः क्रिश्चियंस वोटर और मुस्लिम वोटर्स पर डिपेंड पार्टी वहाँ दिख रही है। जो उसका हिंदू वोट बेस है वो धीरे धीरे थोड़ा सा खिसक रहा है। ये केरल में भी दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे राहुल गांधी अपने वामपंथी एजेंडे को, यानी वहां राहुल गांधी धीरे धीरे वामपंथी होते जा रहे हैं, वामपंथी पार्टी धीरे धीरे बीजेपी होती जा रही है, और बीजेपी धीरे धीरे मुझे लगता है कि अभी देखना पड़ेगा किस तरफ जा रही है। अगर कांग्रेस के लोगों को शामिल करती है तो धीरे धीरे कांग्रेस होती जा रही है। तो ये एक बड़ा मुझे लगता है केरल के लिए, आज मुझे लगा कि ये एक नया समीकरण है जो नटेशन के बयान के साथ शुरू हुआ, उसी बहाने आपके साथ इस पर बात करनी चाहिए। अब हम अपने उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर वो रहा समय रहा तो फिर हम छोटी उस पर भी जाएंगे, उस पर एक उस खबर पर भी जाएंगे अगर हम लोग उसको देखें। तेजस्वी क्या कर रहे हैं? तेजस्वी अब 2021 अगर हम लोग 2020 के चुनाव से देखें तो 5 साल में अपनी आइडिया बदल लिया। वो लालू यादव के ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। इससे पहले जो है जो पहले सर्वजन की बात हो रही थी 2020 में, वो अपने आप को जातियों से अलग युवा उम्मीदों का प्रतीक दिखाना चाहते थे। 2020 के अगर आप पोस्टर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लालू राबड़ी गायब हैं। उन सारे चेहरों से ज़्यादातर सिर्फ तेजस्वी, एक नई उम्मीद और प्रगतिशील सोच का युवा, इस तरह के नारे, और वो सब आपको याद कीजिएगा। वो उसी समय नई पीढ़ी का प्रतीक, प्रगतिशील वाला युवा, एक बदला हुआ नेता जो जाति पाति से उठकर विकास व रोजगार की बात करना चाहता है। उन सब पोस्टरों से, यहाँ तक कि सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने राजद की पूर्व सरकार की गलतियों के लिए कई बार माफ़ी मांगी, यानी कानून व्यवस्था से लेके कई सारी चीज़ों को उन्होंने वो मांगी, और इंटरनेट मीडिया से दूरी बनाई। पूरे चुनाव में एक भी बयान इस तरह का नहीं दिया था, लेकिन इस बार उनका सारा बोलना लिखना सब चल रहा। बैनर पोस्टर में लालू राबड़ी फिर से दिखने लगे। अध्यक्ष है ही लालू यादव अब आपके, और राजद का कोई नेता A to Z की बात करता हुआ नहीं दिख रहा, यानी वापस वो उस फोल्ड पे जा रहे हैं जिस पर उनको जाना था। गया जी की एक सभा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के विधायक विनय यादव ने की उपस्थिति में सवर्णों के खिलाफ हिंसक नारे लगाए गए, और एक दिन पहले मीनापुर के जादव विधायक मुन्ना यादव ने उसी तर्ज पर सवर्ण विरोधी बातें कही। लेकिन राजद का जो केंद्रीय नेतृत्व है अब तक उसने कोई कार्रवाई नहीं की। ये मानना है कि पिछली बार
राजद की जो ये छवि थी, मतलब विश्लेषकों का ये मानना कि जिस तरह पिछली बार ये हुआ था कि जो राजद का वोट बैंक बढ़ा था या नहीं उस बदली छवि से, लेकिन इस पर बहस हो सकती है। लेकिन अब जो है उस समय जो सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ी थी वो कम हो सकती है, ये बात है। इस बार की लड़ाई महागठबंधन और उसके नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के नए और पुराने के बीच में होगी, और अभी उनका भाई भी उस पर क्या रुख लेता है ये भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना यह है कि ये जो यादव वोटों की घेराबंदी और उग्र जो माई समीकरण है उसको साधने के पीछे उनकी सबसे बड़ी लड़ाई सत्ता से ज़्यादा घर के अंदर की लड़ाई को साधना है। क्योंकि तेज प्रताप यादव अगर यादव वोटों का या अपना जिस तरह का उनका स्टाइल है जो लालू यादव को ज़्यादा कॉपी करता है, वो अगर उस वोट में जरा सा भी डेंट लगाता है तो आगे की राजनीति खराब हो सकती है। क्योंकि सत्ता तो फिर भी आ सकती है, उनके पास बहुत उम्र है, उनके पास बहुत समय है, लेकिन जो डिवीजन है वो अगर अपने कोर वोट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो छिटक सकता है। ये एक आइडिया भी तेजस्वी के दिमाग में उनके सलाहकारों की तरफ से दिया गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि वो वापस उसी राजनीति पर पैर रख रहे हैं जो उस पर है, अगड़ा पिछड़ा के नारे लगने लगे, और उनके कार्यकर्ता यानी जो दूसरी तीसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, उनके बयान ही पूरे चुनाव को पलटते हैं या बताते हैं। नेताओं की तरफ से सिर्फ संकेत जाते हैं। तो जो इस समय संकेत है वो आक्रामक है और वो अपने आप को लालू यादव के फ्रेम में ढाल रहे हैं। अब इसका असर क्या होगा ये तो हम लोगों को देखना होगा जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे। लेकिन आज की डेट में लगता है कि जो परिवार की लड़ाई है उसका असर सड़क पर दिख रहा है, और जो सड़क की लड़ाई होगी उसका असर विधानसभा के नतीजों पर दिखेगा। मुझे लगता है कि आज के लिए हम लोगों को यहीं बस करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि एक तो हम 12 बजे फिर वो लाइव करेंगे जो क्राइम की खबरों के साथ जो अपडेट्स हैं उनके साथ, जो जय धीरेन्द्र डायलॉग पर होगा। इसके साथ साथ मैं केरल वो जो आज जिस तरह से कोलकाता में ममता बनर्जी अपने एक बड़ी शानदार रैली के साथ अपने चुनाव की सभा को शुरू करेंगी, ये शहीद दिवस के नाम पर है। और साथ ही जो बंगाल फाइल है, विवेक अग्निहोत्री अपनी तीसरी फिल्म के साथ लौटे हैं, जो इस बार पहले से ज़्यादा जिन लोगों को कश्मीर फाइल्स ने डराया हो उनको ये रुला सकती है, और भी रुला सकती है। ये फिल्म उस हिंसा पर आधारित है। इस पर हम एक अलग से वीडियो करेंगे, उसको डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।